तो वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और 13 ग्रुप में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 13 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP1, यानी कि हमारे पास NH शेल के अंदर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दैट इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन इज। आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब अब हम बात करेंगे हाउ द एनर्जी of the subshells change as we are moving down the group। किस तरीके से एनर्जी में चेंज आ रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जब हम एनर्जी की चेंज की बात करते हैं एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, तो एनर्जी का चेंज किस तरीके से आता है। देखो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते चले जाते हैं, शेल का साइज बड़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे शेल का साइज बड़ा होता चला जाएगा, ऑर्बिटल की इनहेरेंट एनर्जी गैप चेंज होता चला जाएगा। There will be an energy gap between the orbitals as we are moving down the group। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 2s और 2p की, तो उसमें एक सर्टेन एनर्जी गैप होगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे 3s और 3p की, तो उसमें एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। जब हम 4s और 4p की बात करेंगे, देयर वुड बी अ सडन डिफरेंस, सडन प्रॉब्लम आएगी। और वो सडन प्रॉब्लम ये होगी कि 4s और 4p के बीच में जो गैप है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है, उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि गैलियम के ठीक पहले डी ऑर्बिटल्स आ गए हैं, डी सबशेल्स फिल हो गए हैं। और जब गैलियम के ठीक पहले डी सबशेल फिल हुए हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से गैलियम के इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा खिंच जाते हैं। अब देखो, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू पी। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वो एस और पी के बीच के गैप को बढ़ाता चला जाता है। इज इट ओके? ठीक है। एल्यूमिनियम से गैलियम पे जब आते हैं, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट एनर्जी गैप हैज इंक्रीज्ड बिकॉज द फोर्थ शेल इज लार्जर देन द थर्ड शेल। पहली बात। ठीक है। दूसरा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर पुल्ड इन, and when the electrons are further pulled in, then in that case the energy gap becomes even more। बेटा देखो, ऐसा है ना कि यहां पे गैलियम के पीछे जो न्यूक्लियस है, अब जैसे कि हमारे पास ये फोर्थ शेल है। ठीक है। इस फोर्थ शेल में हमारे पास ये 4s है, ये हमारे पास 4p है, इसके ऊपर हमारे पास 4d है। ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास 4f है। ठीक है। अब यहां न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, तो s को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, p को उससे कम करता है, d को उससे कम, f को उससे कम। ठीक है। और जब वो इसको अट्रैक्ट करता है, तो पता चलता है, लेट अस से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 4s की एनर्जी इज -200। ठीक है। 4p की एनर्जी इज -150। 4d की एनर्जी इज -100 एंड 4f की एनर्जी इज लेट अस से -50। एक रेंज ले ली, ऐसी ले ली, कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है। अब जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, तो लेट अस से न्यूक्लियस हर ऑर्बिटल की एनर्जी को फर्दर 10% डिक्रीज कर देता है। 10%। ठीक है। अब इसकी एनर्जी हो गई -220। ठीक है। इसकी एनर्जी हो गई -165। इसकी एनर्जी हो गई -110। इसकी एनर्जी हो गई -55। ठीक है। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत सीधी सीधी ऑब्वियस बात, बिल्कुल क्लियर बात। ये गैप, ये जो गैप था, दिस वॉज 50, दिस गैप वॉज 50, दिस गैप वॉज 50। ठीक है। नाउ दिस गैप इज 55। ठीक है। दिस गैप हैज बिकम 55, दिस गैप हैज बिकम 55। ठीक है। क्लियर? तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है, और इस चक्कर में ऑर्बिटल्स के बीच में, सबशेल्स के बीच में गैप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। दैट हैपेंस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है। अक्रॉस द पीरियड तो बहुत डोमिनेंट है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही बढ़ता है।
इस केस में डाउन द ग्रुप भी बढ़ गया क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बाकी केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ता। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इस बारे में? ठीक है, तो दैट्स व्हाट हैपेंस, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली increases and because of that the energy gap increases। ठीक है, तो गैलियम के अंदर 4s और 4p के बीच में गैप यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, इंडियम में एक नॉर्मल इंक्रीज एज फॉर गैलियम, यहां पे 5s है, यहां 5p आ गया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इस प्यारे से इफेक्टिव चीज की जिसे हम कहते हैं थालियम, अगर हम थालियम की बात करें तो थालियम का केस बड़ा पिक्यूलियर हो जाता है कि थालियम के अंदर ना सिर्फ डी साप्शल है, डी जो भर रहा है वो है, थालियम के अंदर एक 4f भी भर रहा है। इसके अंदर तो यहां पे गैलियम से पहले तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन था, थालियम से पहले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन what we find is that in case of thallium there is a drastic change in energy। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते चले जा रहे हैं, ये एनर्जी गैप, और थालियम के बीच में जब एनर्जी गैप की बात करते हैं तो थालियम का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, ये 6s है और 6p यहां पहुंच जाता है। नहीं, पहली बात, सिक्स्थ शेल काफी बड़ा है, तो सिक्स शेल में ऑटोमेटिकली 6s और 6p के बीच में गैप ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, थालियम के पहले लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, और उस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते व्हाट वी फाइंड इज कि थालियम के अंदर 6s और 6p का गैप फर्दर एनहांस हो गया है। इज इट ओके? क्लियर? सो सबसे सीधी सीधी बात जो हमें समझ में आती है, जो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए, वो ये, as we are moving down the group, as we are moving down the group, the energy gap between the subshells belonging to the same shell increase। ठीक है, now this increase is further pronounced on moving from the third period to fourth period and fifth period to sixth period। Is it clear? ये बात समझ में आ गई, ये बात याद हो गई? ठीक है, अब ये बात याद होने के बाद अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात, जब भी हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की, whenever we talk about the overlap of orbitals, whether to form the bonds, whether for hybridization, whatever may be the reason, each orbital overlapping must satisfy two conditions। दो कंडीशन satisfy करना जरूरी है। पहली कंडीशन, एंड दैट इज अ मस्ट, उसका अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ओवरलैप भूल ही जाओ। ठीक है, नहीं नहीं, सबसे पहली चीज, द टू ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अ कॉमन प्रोबेबिलिटी रीजन। ठीक है, सबसे पहली चीज, देयर मस्ट बी अ कॉमन प्रोबेबिलिटी रीजन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऑर्बिटल सेम एटम के हैं, देन इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ओके, एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, पी एक्स और पी वाई ओवरलैप नहीं करेंगे, एस और पी एक्स कर सकता है, एस और पी वाई कर सकता है, एस किसी के साथ भी कर सकता है।
ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन की बात है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, देन इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ईदर द ऑर्बिटल्स हैव टू बी कोएक्सियल, दैट इज दे हैव टू बी ऑन द सेम एक्सिस। अगर एक एटम का px है तो दूसरे का भी px है, एक एटम का py है तो दूसरे का py, एक का pz है तो दूसरे का pz है। s, अब एक्सिस आपने क्या ले रखी है? अगर एक्सिस z ले रखी है तो s ऑर्बिटल pz के साथ ओवरलैप कर सकता है, x और y के साथ नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरीके से d की भी बात आती है। तो ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप ओनली इफ दे आर हैविंग सम कॉमन रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इज दैट ओके? पहली चीज, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, कॉमन रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आती है सेकेंड, एंड दैट सेकेंड कंडीशन इज दे मस्ट हैव सिमिलर एनर्जी। अगर एनर्जी में गैप बढ़ता चला जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप कम होता चला जाएगा। एज द एनर्जी गैप इंक्रीजेस द ऑर्बिटल ओवरलैप डिक्रीजेस। ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नाउ अब अगर हम इसी कंसेप्ट को यहां पर लगाएं तो हम ये कह सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन नाउ। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते चले जा रहे हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन s एंड द p ऑर्बिटल इज इंक्रीजिंग, and therefore the contribution of the s orbital in hybridization और कंट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। एक बात का ध्यान रखना, जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, देन इन दैट केस दीज आर द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, नॉट द लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है तो p को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर s का एनर्जी गैप बढ़ता चला जाएगा तो s का कंट्रीब्यूशन कम होता चला जाएगा, s आसानी से कंट्रीब्यूट नहीं होगा, p कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, p तो होगा ही होगा, s का कंट्रीब्यूशन कम होता चला जाएगा। तो एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, the contribution of s orbital electron towards bond formation will keep on decreasing. ठीक है, इज इट ओके? और s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे जैसे डिक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू शो द वैलेंसी ऑफ 3 विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, rather than showing the valency of 3, the element will start showing the valency of 1। ठीक है, और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि the s orbital electrons are not taking part in the bond formation। पहले ले रहे थे, that is it was 3, अच्छा ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते चले जा रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कम होता चला जा रहा है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन का तो समझ में आ गया, कंट्रीब्यूशन कम होता चला जा रहा है। अब इसका मतलब यह है कि अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन ऑलवेज इन ऑल इट्स कंपाउंड शोज अ वैलेंसी ऑफ 3। बोरॉन और कोई वैलेंसी शो करता ही नहीं, वो वैलेंसी ऑफ 3 ही शो करता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टेबल है। इट हैज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एंटायर ग्रुप। ठीक है, जब हम गैलियम पर आते हैं, देन वी फाइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गैलियम हैज अ कैपेसिटी टू शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि हमारे पास GaCl3 होता है और GaCl भी एग्जिस्ट करता है। GaCl भी एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली स्पीकिंग GaCl का एग्जिस्टेंस ही बहुत बड़ी बात है। दिस एक्चुअली शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग एट ऑल। ठीक है, लेकिन GaCl भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? अब एक्चुअली जो हमें पता चलता है वो ये कि GaCl3 GaCl से ज्यादा स्टेबल है, and that is the reason why GaCl would act actually as a reducing agent। GaCl अगर हमारे पास है तो it will have a tendency to get converted into GaCl3, and to convert G into GaCl3, it is what it's going to do, it is going to oxidize, reduce something else, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो GaCl is a good oxidizing agent। ठीक है, सेम इज ट्रू विद इंडियम। इंडियम के अंदर भी InCl3 बनता है, इंडियम के अंदर भी InCl बनता है, और
InCl3 is more stable as compared to InCl. ठीक है, तो InCl is again a good reducing agent. नहीं है बेटा, वही तो बात है. ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि InCl3 is more stable as compared to InCl. So indium has a tendency to go into +3 oxidation state. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, प्लीज अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स. बोरॉन +1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, एल्यूमिनियम +1 एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, गैलियम और इंडियम में +1 एग्जिस्ट कर पा रहा है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि +1 की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है, कि गैप बढ़ गया है. ठीक है, S wants to participate and S participates. लेकिन अब इसमें यह हो गया है कि चल ठीक है, कभी कभी किसी किसी कंपाउंड में S पार्टिसिपेट नहीं भी करेगा. देखो, मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं. अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं. लेट अस से यू हैव टू गो इनटू अ मैरिज पार्टी. ठीक है, अब आपके जो कपड़े हैं या जो भी आप ड्रेस पहनना चाहते हैं, दैट ड्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट लेट्स से 3 प्लेसेस. एक आपका घर, ठीक है, एक आपके कजन का घर, ठीक है, और एक आपके दूसरे फ्रेंड का घर. ठीक है, आपका घर है. अब आपके घर से, आपके घर के अंदर भी सारे के सारी चीजें एक ही अलमारी में हो जरूरी नहीं है. Let's say if we talk about the girls, then in that case there could be something like you might want to take something from your mother's closet, and the boys, they might want to take a tie or they might want to take a socks or something like from their father's closet. Okay, there is a possibility. Okay, and then there might be some specific piece of jewelry or some specific brooch or some tie pin or something like that which is with your cousin. Okay, and there might be some exotic thing, maybe some ghagra for a girl or maybe some particular suit for the boy which might be lying with a friend or maybe a cousin which is staying something around 20 kilometers from your house. ठीक है, ओके, तुम्हारा घर है, तुम्हारे कजिन का घर लेट्स से 2 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर दूर है. ठीक है, या वॉकिंग डिस्टेंस पर है, व्हाटएवर इट माइट बी. एंड देन देयर इज अ कजिन जिसका घर 10 किलोमीटर दूर है. नाउ it depends on the marriage whether you are going to take the effort or not. ठीक है, अगर लेटर से आपको सीधा सीधा एक फ्रेंड के गेट टुगेदर में जाना है तो यू देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट इवन गो टू योर मदर्स क्लोजेट और योर फादर्स क्लोजेट. ठीक है, पड़ोसी की शादी में जाना है, मे बी यू चल छोड़ यार क्या करना है. ठीक है, लेकिन अगर वो शादी तुम्हारी अपनी ही सिस्टर या अपने ही ब्रदर की है, देन इन दैट केस यू विल बी रेडी टू गो टू 10 किलोमीटर्स ऑल्सो. ठीक है, इज इट ओके? तो यहां पर ये एनर्जी गैप की बात है. जब हम बोरॉन की बात कर रहे हैं तो बोरॉन की जब बात करते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दैट इट इज विद इन योर क्लोजेट ओनली. बोरॉन के अंदर एसओपी के बीच में गैप नहीं है. इट इज समथिंग लाइक वन शेल्फ ऑफ द क्लोजेट एंड द अदर शेल्फ ऑफ द क्लोजेट. तो अब अगर तुम ये कहोगे यार मैंने ना सॉक्स मैचिंग नहीं पहनी क्योंकि वो ना ऊपर वाली शेल्फ में ये वाली सॉक्स पड़ी हुई थी, मैं नीचे वाली शेल्फ में नहीं देखा. दूसरा बंदा कहेगा पागल हो गया है, अबे ऊपर और नीचे वाली शेल्फ में भी नहीं देखेगा क्या? तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एस ऑर्बिटल्स इन बोरॉन. तो बोरॉन जब भी बॉन्ड बनाता है एस और पी के दोनों के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. बोरॉन शोज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली. ठीक है, वो हमेशा 3 की वैलेंसी ही शो करता है. जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं देन इन दैट केस इट बिकम्स द क्लोजेट, योर क्लोजेट एंड योर फादर्स और मदर्स क्लोजेट. ठीक है यार, कर ही लेते हो, इतना एफर्ट तो तुम कर ही सकते हो. ठीक है, इनफैक्ट अगर तुम्हें वो ब्रॉच बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तुम पर, या ब्रॉच या वो व्हाटएवर दैट थिंग इज, देन इन दैट केस यू विल गो यार क्या स्मार्ट लग रहा है. तो एल्यूमिनियम के अंदर +3 बहुत ज्यादा स्टेबल है. सबसे ज्यादा स्टेबल एल्यूमिनियम में ही है क्योंकि एल्यूमिनियम की आयनिश एनर्जी भी तो कम है. ठीक है, अब जब गैलियम में आते हैं तो इट बिकम्स थोड़ी दूर से लाना है. तो अब यहां पे अगर मान लीजिए
किसी रिश्तेदार की शादी है, चल ठीक है ले जाएंगे, चले जाएंगे। भाई की शादी है, जरूर जाएंगे। यानी कि अगर गैलियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना तो GaF3 ही एग्जिस्ट करेगा। भाई की शादी है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पे नहीं बनेगा, चल ठीक है। और अगर क्लोरीन की बात करें तो पड़ोसी की शादी है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अगर आयोडीन है तो इट इज गेट टुगेदर, शायद जाएंगे ही नहीं। आयोडीन इज नॉट एबल टू गेट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बट फिर भी इट इज समथिंग लाइक यार घर से ज्यादा दूरी नहीं है, आधा किलोमीटर ही है, तो शायद हम गेट टुगेदर के लिए भी चले जाएं। तो गैलियम में ये है, पर नहीं भी जाएं पॉसिबिलिटी है। एल्यूमिनियम और बोरॉन में पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करे। गैलियम में पॉसिबिलिटी है, इंडियम में भी पॉसिबिलिटी है, थालियम में अबे कौन जाए, बहुत दूर है। तो अनटिल अनलेस भाई की शादी है, थालियम में +3 शो नहीं होता। थालियम के +3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थालियम हैज अ टेंडेंसी टू गो फ्रॉम +3 to +2 +1। तो थालियम +3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये जो हरकत थालियम कर रहा है ना, यानी कि थालियम में TlCl इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू TlCl3। ठीक है, ये जो हरकत थालियम कर रहा है ना, एग्जैक्टली यही हरकत लेड भी करता है। लेड की भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एंड +4। लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेड +4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। +4 से +2 में जाएगा ना, तो +4 से +2 में जाने के लिए खुद रिड्यूस होगा, तो इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज समथिंग एल्स विच इट इज रिएक्टिंग विद। तो +4 लेड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, एंड दिस डेफिनेशन इज व्हाट वी टर्म एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। द टेंडेंसी ऑफ an element the tendency of an element to show an oxidation state, the tendency of an element to show an oxidation state of 2 less than the maximum 2 less than the maximum group oxidation state of 2 less than the maximum group oxidation state due to the non-participation due to the non-participation of s orbital electron pair in bonding due to the non-participation of s orbital electron pair in bonding is termed inert pair effect. Full stop. It is most prominent
it is most prominent in the heaviest element. It is most prominent in the heaviest element of group 13 and 14 of group 13 and 14, that is thallium and lead. ठीक है? So that is what we call as the inert pair effect. ठीक है? Okay. तो अब हमने बात की व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके, चलो क्लियर. अब ऐसा नहीं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आगे वर्क नहीं करता, बट आगे उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता. करता तो आगे भी वर्क है. ओके, चलो. Having talked about this inert pair effect and this thing, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ग्रुप के लिए. अब यहां पर जैसे हमने इंडियम की बात की थी, InCl3, InCl इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. उसी तरीके से SnCl2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. टिन के अंदर भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल है. तो इस वजह से SnCl2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. Pb4+ इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज इट क्लियर? समझ आ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, क्या? हाँ लिखो. ऑक्सीडाइजिंग बेटा, +3 से +1 में जा रहा है ना, खुद रिड्यूस हो रहा है. जब खुद रिड्यूस होगा तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. हम्म. इज दिस क्लियर? क्लियर? ठीक है. अब once we have talked about the inert pair effect, we have talked about the general trends of the 13th group elements. अब हम चलते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे. जब हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोरॉन. ओके, बोरॉन की बात करेंगे. बोरॉन की बात करते हुए सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, और रादर
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। अब जैसे कि जब हम बोरॉन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें तो बोरॉन के प्रिपरेशन हमारे पास कई सारे हैं। अब जैसे कि देयर कुड बी अ प्रिपरेशन, हमारे पास है B2O3, इसको बोरॉन ऑक्साइड बोला जा सकता है, बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड बोला जा सकता है। क्या बोला मैंने? बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड्स। बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड की बात करते हैं, इसका मतलब सेस्क्वी का मतलब होता है 1.5। तो यहां पे बोरॉन के एक एटम के साथ 1.5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो इस तरीके से हम इसको बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड बोल देते हैं। ठीक है, अब इस बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड को अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो ये बोरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा एट अ हाई टेम्परेचर ऑब्वियसली। ठीक है, फर्दर वी कैन हैव BCl3। अब BCl3 को अगर सोडियम या मैग्नीशियम के साथ हाई टेम्परेचर पे ट्रीट कर दिया जाए तो बोरॉन बन जाएगा। क्लियर? फिर हमारे पास एक है B2H6, इसे कहते हैं डायबोरेन। डायबोरेन को अगर हम सिर्फ हीट कर दें तो ही ये ब्रेक करके बोरॉन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरी प्योर बोरॉन, क्योंकि इसमें किसी और मेटल की इंप्योरिटी नहीं आएगी, हाइड्रोजन तो गैस है वो निकल जाएगी। ओके, फिर एक और मेथड है Bi3। ठीक है, बोरॉन आयोडाइड। अगर हम इस Bi3 की बात करें तो Bi3 के अंदर अगर हम इसे थोड़ा सा हीट कर दें, हीट भी क्या करें, इसको अगर हम टंगस्टन फिलामेंट पे, नियर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो ये डिकम्पोज करके बोरॉन और आयोडीन बना देता है। ठीक है, इस मेथड का एक टिपिकल नाम है, इसे बोला जाता है वैन आर्कल डी बोअर्स मेथड। वैन आर्कल डी बोअर्स मेथड। ठीक है, ओके, clear? So that's what we term as the Van Arkel de Boers method. Now, ये थे method of preparation of boron. Okay. Having talked about the method of preparation of boron, now we are going to talk about the क्या कह सकते हैं about the properties of boron. ठीक है, तो चलिए let us talk about some physical properties of boron. अब बोरॉन के हमारे पास दो एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, एक एलोट्रोप कहलाता है एमॉर्फस और एक एलोट्रोप कहलाता है क्रिस्टलाइन। तो हमारे पास बोरॉन का एक अमॉर्फस एलोट्रोप है, हमारे पास बोरॉन का एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। ठीक है,
So we have an amorphous and the crystalline allotrope of boron. दोनों ही केस में हमारे पास इनमें होते हैं B12 यूनिट्स. So the crystalline boron and amorphous boron both consist of B12 units. ठीक है. अब B12 यूनिट्स जो है ना, these are icosahedrons. Icosahedron का मतलब यह है कि these units they have 12 boron arranged in such a manner that they make a 20 face regular structure. ठीक है. So B12 forms an icosahedron. रेगुलर स्ट्रक्चर. तो बोरॉन जो बना होता है ना, उसके अंदर 20 फेस रेगुलर स्ट्रक्चर के यूनिट्स जुड़ जाते हैं, बहुत सारे यूनिट्स. And that makes amorphous boron also, that makes the crystalline boron also. So both forms of boron, they consist of B12 icosahedrons. ठीक है. ये तो ही बोरॉन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन. जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन की बात करते हैं, देन इन दैट केस वी टॉक अबाउट इट्स वेरियस कंपाउंड्स. यहां तक कुछ पूछना है किसी ने? B12 इज एन इकोसाहेड्रन, यानी कि 20 फेस रेगुलर स्ट्रक्चर. जैसे टेट्राहेड्रन में 4 फेसेस हो जाते हैं ना, ऑक्टाहेड्रन में 8 फेसेस हैं, डोडेकाहेड्रन में 12 फेसेस हैं, इसमें 20 फेस हैं. ना काइंड ऑफ अ फुटबॉल, बट फुटबॉल के अंदर हमारे पास 20 तो वो है, क्या कहते हैं, हेक्सागन, और 12 पेंटागन है. और वहां पे फुटबॉल इज एक्चुअली C60, यानी कि वो 60 यूनिट्स का 60 पॉइंट से बना होता है फुटबॉल. ठीक है. यहां पे 12 पॉइंट से 20 फेसेस बन जाते हैं. क्यों? बहुत बकता है क्या? हम्म. ठीक है. अब ये तो हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली, कोई दिक्कत अब इसमें? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. ठीक है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैलाइड्स ऑफ बोरॉन. बोरॉन हैलाइड्स. ठीक है. लेट अस टॉक अबाउट द हैलाइड्स ऑफ बोरॉन. लिख लीजिए. बोरॉन reacts with all halogens to form trihalides. ठीक है. यानी कि हमारे पास BF3 बनेगा, BCl3 बनेगा, BBr3 बनेगा, Bi3 भी बनेगा. फिलहाल हम इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात नहीं कर रहे. फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट देयर सम प्रॉपर्टीज, सम अदर प्रॉपर्टीज. अब एक बात का ध्यान रखना, देखो जहां तक स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात है, तो
आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बाय वर्ड स्टेबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टेबिलिटी? यहां पर मतलब क्या है तुम्हारा? दोनों अलग अलग चीजें. देखो यही बात गड़बड़ हो जाती है. Whenever we say the word stability, it is thermodynamic stability. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी नहीं बेटा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. दोनों अलग अलग बात. देखो फिर वही बात है, सब गड़बड़ हो जाता है. जब हम किसी चीज की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इज, अब मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं. अब सवाल यह है कि तुम नेक्स्ट पोजीशन पे जा सकते हो या नहीं जा सकते. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस समय किस पोजीशन पर हो. इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हारी प्रेजेंट पोजीशन और नेक्स्ट पोजीशन में गैप कितना है. दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी. जैसे कि हमने जब अल्कली मेटल के ऑक्साइड की बात की थी, या अल्कली मेटल के, या हम जब ऑक्सी सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो हमने ये नहीं बोला था कि ऑक्सी सॉल्ट्स आर स्टेबल और अनस्टेबल. हमने बोला था वेदर ऑक्सी सॉल्ट्स आर थर्मली स्टेबल और नॉट स्टेबल. और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड कर रही थी कि ऑक्सी सॉल्ट में और ऑक्साइड की एनर्जी में कितना फर्क है. ठीक है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी अ स्पीशी माइट बी थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल, बट इट माइट नॉट बी थर्मली स्टेबल. ठीक है. क्योंकि थर्मली स्टेबल इज नॉट अबाउट उसकी कितनी एनर्जी है, इट इज अबाउट नेक्स्ट स्टेज की कितनी एनर्जी है. इज इट ओके? तो हमारे पास सारे के सारे शब्द अलग अलग है. क्लियर? सो स्टेबिलिटी इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि व्हाट इज द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज डेल्टा जी फॉर्मेशन. जितना ज्यादा डेल्टा जी फॉर्मेशन नेगेटिव होता चला जाएगा, थर्मोडायनेमिकली वो स्पीशी उतनी ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी. ठीक है. गॉट इट? अब बात आती है थर्मली स्टेबल की. थर्मली स्टेबल का मतलब यह है कि अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, तो जो नेक्स्ट चीज बनेगी उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, वो थर्मली स्टेबल है. अब तीसरा है रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद बोथ दीज थिंग्स. रिएक्टिविटी का मतलब यह है कि अगर मैं इसका कोई रिएक्शन इनिशिएट करना चाहता हूं, तो रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है या जो सबसे मुश्किल स्टेप है, उसको करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी. ठीक है. देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल, बट दे आर वेरी रिएक्टिव एज वेल. And there are certain things which are thermodynamically highly unstable, but still they are unreactive. तो unstable doesn't mean reactive. अलग अलग टर्म्स है. इज इट ओके? अब अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में BF3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा. यार फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव सब्सटेंस है. तो अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे तो फ्लोराइड्स आर द मोस्ट स्टेबल. इज इट ओके? बट रिएक्टिविटी एक अलग ही बात है. ठीक है. कोई कंफ्यूजन? ओके. तो यहां पे अब हम बोरॉन हैलाइड्स की बात करते हैं. ठीक है. बोरॉन हैलाइड्स के अंदर हमारे पास है BF3, हमारे पास है BCl3, BBr3 एंड BI3. ठीक है. अब जब हम इन सब की बात करेंगे तो ये सारे के सारे में कुछ कॉमन चीजें हैं. फर्स्ट थिंग, all three, all of these are sp2 hybridized. Boron is sp2 hybridized in all of these. ठीक है. Second, quite obvious, these are all trigonal planar. These are all trigonal planar. ठीक है. एंड अनदर वेरी ऑब्वियस थिंग, इन सब के अंदर एक p ऑर्बिटल खाली है. ठीक है. अब अगर इन सब के अंदर एक p ऑर्बिटल खाली है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ऑल दीज आर लुईस एसिड्स. हम्म. ठीक है.
ठीक है, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, लो एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, सो ऑल दीज आर लुईस एसिड्स। अब एक छोटा सा मजेदार सा सवाल, इन सब में विच वन इज द वीकेस्ट लुईस एसिड? मतलब ये कि इन सब में कौन सा और कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने में सबसे ज्यादा रिलक्टेंट होगा? वो क्यों? किसका? किसका ऑर्बिटल छोटा है? BF3 का पी ऑर्बिटल तो नहीं ना बेटा, या तो बोरॉन का या फ्लोरीन का है। आपने बोला ओके, उससे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होना कहाँ है? किसमें? किसके पास एम्प्टी है? फ्लोरीन के पास पी ऑर्बिटल एम्प्टी है। क्या बोल रहे हो बेटा? बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो एम्प्टी पी ऑर्बिटल तो बोरॉन के पास है ना, फ्लोरीन के पास थोड़ी ना है। तो बोरॉन इज द लुईस एसिड। बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होगा? बोरॉन तो चारों में कॉमन है। अब बताओ मुझे कौन सा सबसे वीक लुईस एसिड है? वो क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें करना क्या है? एक बात बताओ, व्हाई आर यू आफ्टर BF3? व्हाई नॉट BI3? व्हाई नॉट BCl3? व्हाई नॉट BBr3? तुम BF3 के पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये तो बता दो पहले मुझे। अगर आप मुझे ये कहना चाहते हो कि BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बुरा है, वीकेस्ट लुईस एसिड है, तो उसमें ये बता दो। कौन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा? अरे यार, हाँ, बात ये है कि बोरॉन ने करना क्या है, फ्लोरीन करेगा क्या, कैसे बोरॉन को वो ज्यादा एक्सेप्टिंग बना रहा है या लेस एक्सेप्टिंग बना रहा है? देखो बेटा, अब ये बताओ कि हम जब बात करेंगे, देखो अब जब हम बात करते, देखो हमें इन सब, देखो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, और छोटी छोटी चीजें ये होती हैं कि हम कुछ चीजें, हमसे जब सवाल पूछा जाता है हम सवाल को ही नहीं समझते। हमसे पूछा गया है कि आउट ऑफ दीज फोर विच इज द वीकेस्ट लुईस एसिड, ठीक है? तो सबसे पहली चीज ये देखो कि इनमें कौन सी चीजें कॉमन है और कौन सी चीजें डिफरेंट है। जो चीज कॉमन है वो ये, इन सब में बोरॉन है। जो कॉमन है वो ये कि बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज है सब में। जो कॉमन है वो ये कि बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। कॉमन है ये कि बोरॉन इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बस, ये कॉमन चीजें हैं। डिफरेंट क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाउ यू हैव टू गिव एन आंसर कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल पे क्या फर्क पड़ रहा है? गॉट इट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या वो एम्प्टीनेस फिल हो रही है या एम्प्टीनेस और बढ़ रही है? अगर एम्प्टीनेस और बढ़ेगी तो इट इज गोइंग टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड, और एम्प्टीनेस अगर कम होगी तो इट इज गोइंग टू बिकम अ वीकर लुईस एसिड। विच ऑर्बिटल इज बिकमिंग स्मॉलर? किसका? कैसे? बहुत सारे, 3 फ्लोरीन है। और अगर 3 की बात करोगे तो 3 फ्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 3 आयोडीन है, 3 ब्रोमीन है। Okay, give me talk about that friendship. How does that friendship make boron less strong Lewis acid?
या बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन ने बनाया, ब्रोमीन ने बनाया, आयोडीन ने बनाया। उससे उस एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या फर्क पड़ रहा है? बनने दो, मुझे उस बॉन्ड से तोड़ना थोड़ी ना, उस बॉन्ड को मुझे बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड थोड़ी ना तोड़ना है। क्यों? ठीक है, फिर सोच लो, विच वन इज वीकर? वाई? हाँ, तो मैं वीकेस्ट बोल रहा हूँ, तो हो सकता है फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए। मैं ये मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि वीकेस्ट BI3 नहीं हो सकता। ये बोरॉन
तो उससे पता है आप सौम्या, एनी आइडिया व्हाट यू वांट टू से? एनी आइडिया? देखो, मैं अगर सच मायने में सोचूं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, सही और गलत आंसर तो एक बात है, एक लॉजिकल आंसर की बात कर रहा था। ओके, आई नेवर एक्सपेक्टेड यू टू गिव द राइट आंसर, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टिकिंग विद BF3। हर लॉजिक BF3 के अगेंस्ट जा रहा है और तुम फिर भी BF3 से चिपके हुए हो। तो वो बोरॉन को एम्प्टीनेस क्रिएट करेगा तो बोरॉन की टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर स्पीशी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो BF3 एक वीक स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड बन जाएगा। ठीक है ना? ये लॉजिक होता है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि BF3 इज द वीकेस्ट लिविस एसिड। हाँ, हाँ, सही बात है कि मैं इसीलिए पूछ रहा था कि तुमने ऐसा तुक्का मारा क्यों, एंड दैट देन यू आर इंसिस्टिंग BF3 BF3 BF3। यू डिडंट वांट टू चेंज विद BF3। तुम बार बार ये बोलना चाह रहे थे BF3 है, BF3 है, BF3 है, BF3 क्योंकि आपको बताया गया है कि BF3 है। तो फिर BF3 का रीजन क्या है? बेटा, इंट्यूशन की बात नहीं होती, रीजन चाहिए हमें। अब रीजन ध्यान से सुनो, बहुत बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है? नहीं, फ्रेंड वाली थ्योरी इज ओके, वो सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, लेकिन फ्रेंडशिप जब केमिकली हमें उसको बताना होता है ना, हमें उसको उस तरीके से बताना है। फ्रेंडशिप बता लो या जो मर्जी बता लो, बट वी हैव टू टेल इट इन दिस मैनर। ठीक है? तो अब यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहां बोरॉन है, ये फ्लोरीन है। ठीक है? बोरॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। एन इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लोरीन के पास फिल्ड p ऑर्बिटल है। रुको 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 रुको, अभी छलांग मारने से पहले जरा ध्यान से समझो। ठीक है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो सबसे छोटा भी है। और जब वो सबसे छोटा होता है तो अगर मैं फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। समझ आ रही है बात? एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन वेरी सिंपल थिंग, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट थिंग। चार्ज डेंसिटी इज अ बर्डन, and no species actually wants to have a high charge density. ठीक है? They want to nullify it. So because of that, fluoride actually becomes the most unstable. बहुत ज्यादा हो जाती है। अब फ्लोरीन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, और एक्सेप्ट करने के बाद सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। रुक जाओ, रुको। ठीक है? तो अब होता क्या है, फ्लोरीन यहां से बोरॉन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, बुरी तरीके से खींचता है। ठीक है? चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन बोरॉन से पूछता है, अबे तेरे पास जगह है इलेक्ट्रॉन रखने की? तो बोरॉन कहता है, अबे तूने लिए क्यों? जो ले लिए वो तो ले लिए, अब तू बता जगह है? बोरॉन कहता है, हाँ यार, एम्प्टी ऑर्बिटल है। फ्लोरीन कहता है, चल एक काम कर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले। मतलब कि फ्लोरीन पहले बोरॉन से सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचता है और फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, पाई बॉन्ड बनाकर वापस दे देता है। ठीक है?
क्लियर? अब अगर यहीं पर मैं बोरॉन के पास क्लोरीन लगाऊं, बोरॉन के पास अभी भी एम्प्टीनेस है, अब क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो बड़ा है, ठीक है? इट इज लाइक कि अगर आपका बिल्कुल भाई है तो तुम उसको कहोगे भाई इलेक्ट्रॉन दे यार। अगर तुम्हारा पड़ोसी है तो वुड यू लाइक टू शेयर योर इलेक्ट्रॉन्स? बड़ा भाई नहीं है बेटा, ये पड़ोसी हो गया, क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन एक ही ग्रुप, एक ही पीरियड में है, ये नेक्स्ट पीरियड में है। तो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो बोरॉन की एम्प्टीनेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ज्यादा है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना और भी मुश्किल हो जाता है, एंड देयरफॉर द एम्प्टीनेस ऑफ बोरॉन इन BBr3 इज इवन हायर देन BCl3. So what we find is BF3 is actually the weakest Lewis acid because of the donation of electron pair from the filled p orbital of fluorine. रुक जाओ पहले सुन लो, to the empty p orbital of boron. ठीक है? ओके, अब देखो क्या होता है, इस चीज को, इस फिनोमिनन का एक नाम है और इस नाम को तसल्ली से याद कर लो। इट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ठीक है? अगर मैं बैक बॉन्डिंग के सीधे सीधे एक लाइन में बोलूं, और देखो एज फार एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बार ध्यान रखना, मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स बता दूंगा, उनमें से कई कंसेप्ट्स बुक्स में नहीं है, और अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूं वो भी किताबों में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है फॉर दैट मैटर लाइन, लेकिन लेकिन ये लाइन हमेशा वैलिड है, एंड दैट इज बैक बॉन्ड is a coordinate pi bond. Coordinate pi bond. That is, it is a pi bond formed between two atoms which have another sigma bond between them. ठीक है? तो बैक बॉन्ड इज अ कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, ठीक है? It is a coordinate bond formed between two atoms having a sigma bond between them. कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बोरॉन थोड़ा ना कोऑर्डिनेट कंट्रीब्यूट कर रहा है।
ठीक है, ओके। अब इसमें आगे लिखिए, फॉर बैक बॉन्डिंग टू अकर, for back bonding to occur, at least one of the two atoms, at least one of the two atoms must be, at least one of the two atoms must be of the second period. ठीक है, full stop. As the energy gap, as the energy gap between the orbitals, as the energy gap between the orbitals of the two atoms increases, as the energy gap between the orbitals of the two atoms increases, the tendency to form the tendency to form back bond decreases. The tendency to form back bond decreases. Any problems? किसी तरह का कोई confusion? Absolutely clear? ठीक है, so that is what we have as the back bond. ठीक है, अब ये बात समझो, जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन बीइंग ऑफ द मेंबर ऑफ द सेम पीरियड एज अ बोरॉन विल बी एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर मोस्ट इफेक्टिवली. When it donates the electron pair most effectively, it is going to consume the emptiness of boron most effectively. And therefore, the boron's tendency to accept the electron pair from some other atom is going to decrease. Is it okay? ठीक है, अब लिखिए, the Lewis acid character of halides of boron. ये क्या था? ये बैक बॉन्डिंग की डेफिनेशन थी, बैक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज थी. अच्छा किया. क्या बोला था मैंने अभी? लुइस एसिड कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑफ बोरॉन. ठीक है, क्लियर. आगे लिखो, इन BF3 fluorine is in the same period. In BF3, fluorine is in the same period as boron. Hence, the energy of its orbitals is similar to boron. ठीक है, full stop. Fluorine
donates the electron pair. Fluorine donates the electron pair from its filled p orbital to the empty p orbital of boron forming a coordinate pi bond known as a back bond. Full stop. ठीक है. It is a p back bond. बोरॉन का भी p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का भी p ऑर्बिटल है. तो दिस इज अ p pi back bond. ठीक है. ओके. अब आगे लिख लीजिए. क्लोरीन belongs to the next, that is the third period. ठीक है. Full stop. The energy of its orbital is higher and is not able to effectively donate the electron pair to boron, making BCl3 a stronger Lewis acid. Is this clear? कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है. Similarly, BBr3 becomes even stronger Lewis acid than BCl3. ये बात समझ में आई? ठीक है. अच्छा, एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताऊंगा. BI3 एक डिलेमा है. डिलेमा का मतलब कंफ्यूजन है.
कंफ्यूजन किस सेंस में? अब Bi3, should it be a stronger Lewis acid than weaker Lewis, or weaker Lewis acid than BBr3? ट्रेंड के हिसाब से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो यार पूछा क्यों, इसका मतलब तो ये वीक होगा या एक्सेप्शन होगा या कुछ गड़बड़ होगी। नहीं, एग्जिस्ट तो करता है, अभी बात हमने की थी उसकी, वो किया भी था उससे बोरॉन की प्रिपरेशन की, तो एग्जिस्ट तो करता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये आता है कि Bi3 में लुइस एसिड कैसा होगा। अब एक बात देखो, फॉर एनी स्पीशी टू एक्ट एज लुइस एसिड, सम स्पीशी मस्ट अप्रोच इट एंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। आयोडीन इतना बड़ा है कि बोरॉन को वो सराउंड कर लेता है। अब बोरॉन छोटा सा, आयोडीन बड़े बड़े यहां लगे हुए हैं। अब बोरॉन का ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, वो चिल्ला रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। अब कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है, आयोडीन कहता कहां जा रहा है, जगह कहां है, जाएगा कैसे, जा कैसे सकता है। तो आयोडीन स्टेरिकली उसको रोक रहे हैं। बोरॉन की एम्प्टीनेस सबसे ज्यादा है, बट आयोडीन स्टेरिकली उसको रोके हुए है। दो फैक्टर अपोजिंग आ गए हैं। एक तरफ आयोडीन डोनेट करके बोरॉन की कोई एम्प्टीनेस खाली फिल नहीं कर रहा, तो बोरॉन खाली पड़ा है। दूसरी तरफ आयोडीन उसके पास आने नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये गड़बड़ है, अब यहां ये गड़बड़ है, इसीलिए कि Bi3 स्ट्रॉन्गेस्ट है वीकेस्ट है, ये गड़बड़ हो जाती है। तो फैक्टर अपोजिंग, और जहां अपोजिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट सीधा सीधा, इंटेलिजेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट एक सीधा सा काम करता है, आई डोंट नो, बात खत्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई डोंट नो इज एन आंसर, ठीक है, क्लियर। जितने भी अच्छे एग्जाम्स हो, अच्छा मजेदार बात पता है क्या, सबसे मजेदार बात, एनसीईआरटी हैज एब्सोल्युटली अवॉइडेड दिस क्वेश्चन, है ही नहीं। ये एनसीईआरटी की खास बात है। एनीथिंग कंट्रोवर्शियल यू विल नेवर फाइंड इन एनसीईआरटी, क्योंकि उनको पता है। देखो एक्चुअली एनसीईआरटी जो लिखी है ना, वो किसी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर ने या किसी इंजीनियर ने नहीं लिखी, ये लिखी है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन, और उनको हर आड़ी तिरछी बात पता है, ठीक है। एक ऑथर अगर लिखता है तो वो कुछ भी लिख सकता है, कोई कहता है यार इसको नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, और उसको नहीं आता होगा बोलने वाला भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा, वो भी कोई उससे ऊपर होगा तो बोलेगा, अब कोई बोलता नहीं है। लेकिन जब एनसीईआरटी की बात आती है ना, तो लोग पता कौन देख रहे होते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर देख रहे होते हैं उसे, ठीक है। सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर बंदूक लेके खड़े होते हैं एनसीईआरटी के पीछे। किसी ऑथर को तो फिर छोड़ देंगे, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ेंगे, कोई गलती मिल जाए एनसीईआरटी में। तो गवर्नमेंट का है ना, तो इस वजह से एनसीईआरटी में अगर उनको लगता है यार ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है, थ्योरी ये कहती है, गायब कर दो यार, छोड़ दो, पहाड़ में जाए, क्या होगा, स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा ना, कोई बात नहीं, हम नहीं पूछेंगे, पूछेंगे भी नहीं, ये बात होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक, 9:30 बज गए। हाँ बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी तो आ गई थी। नहीं, 1 घंटा 18 मिनट की है।